अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में सेंगर एंड नाइकोलसन ने एक मशहूर मॉडल पेश किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है, और वो है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आज हम इंशाल्लाह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ टर्म्स इस्तेमाल की जाती है, और वो टर्म्स है हमारे पास। लेट सपोज आप देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल के ये जो नाम है, इसमें टू वर्ड्स है, एक है फ्लूइड और एक है मोज़ेक। तो सेल मेम्ब्रेन को ये फ्लूइड का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया और इसी तरह मोज़ेक का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हम क्यों ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पास एक फ्लूइड मोज़ेक है, फ्लूइड है, मोज़ेक है। और इसी तरह मतलब इसकी फ्लूइडिटी और इसके जो मोज़ेक फॉर्म है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, चूंकि ये बाई लेयर है, यानी टू लेयर्स है, तो क्या ये दो लेयर जो है, यानी लिपिड बाई लेयर, ये टू लेयर जो है, ये एक दूसरे के मतलब आइडेंटिकल्स है या ये डिफरेंट है, तो इसकी सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम कहते हैं कि डायनेमिक है, तो ये कैसे डायनामिक है सेल मेम्ब्रेन, इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसकी जो सेमी परमेबिलिटी है, इसको भी इंशाल्लाह हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है, इसमें कौन से कंपोनेंट्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये कहता है कि प्लाज्मा जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है? लिपिड बाइलेयर का मतलब ये है कि हमारे पास टू लेयर्स है मॉलिक्यूल का, यानी मॉलिक्यूलर टू लेयर्स है हमारे पास। और ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? लिपिड के मॉलिक्यूल्स है। देखिए किस तरह, लेट सपोज ये हमारे पास एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, लिपिड का मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास है इसके टेल्स है। तो अब ये कौन सा मॉलिक्यूल है? लिपिड में, और लिपिड के अंदर फिर ये फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड लिपिड की एक किस्म है, फास्फोलिपिड। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, फास्फोलिपिड के टू कंपोनेंट्स है, एक इसका हेड है और टू जो है इसके क्या है, इनके टेल्स है। हेड जो है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हेड जो है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और ये टेल्स जो है, ये हमारे पास क्या है, टेल्स हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, और इसके जो टेल्स है तो ये हाइड्रोफोबिक है। तो हम कह सकते हैं कि लिपिड जो है, और फास्फोलिपिड, लिपिड की किस्म है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के टू पार्ट्स है, एक हेड है जो कि क्या है, यानी हेड वाला जो कंपोनेंट है ये हाइड्रोफोबिक है। टेल्स जो है ये क्या है, सॉरी, हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, और इसके टेल्स जो है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब देखिए स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसकी अरेंजमेंट किस तरह है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, यानी ऐसे कंपोनेंट्स है, लेकिन क्या है, टू लेयर्स को फॉर्म करते हैं। किस तरह, एक हमारे पास आउटर फास्फोलिपिड लेयर है, ये एक फास्फोलिपिड लेयर है, सिंगल लेयर है। और एक जो है इनर सरफेस की तरफ, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक फास्फोलिपिड लेयर। एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। तो हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक सेल है और ये इसका मेम्ब्रेन है, ये उंगली जो आपको नजर आ रही है, तो ये उंगली हमारे पास लेट्स सपोज ये फास्फोलिपिड से बने हैं। तो एक इसका आउटर सरफेस है और एक इसका इनर सरफेस है। इसी तरह देखें, ये वाली जो एक लेयर आउटर है, जो कि आउटर सरफेस को फॉर्म करता है, और इसके टेल्स जो है किस तरफ है, इनसाइड है। इसी तरह जो इनसाइड कंपोनेंट्स है, यानी जो इनसाइड सरफेस है, तो इनसाइड सरफेस पर ये फास्फोलिपिड लेयर है, इनके टेल्स जो है आउटर सरफेस पर जो फास्फोलिपिड्स मौजूद है, उनके टेल्स और इनके टेल्स क्या है, आपस में एक दूसरे की तरफ क्या है, ओरिएंटेड है, इस तरह, जिस तरह आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये इस तरह, यानी इस मैनर में ये क्यों अरेंज किए गए हैं। देखिए स्टूडेंट, इनसाइड द सेल हमारे पास क्या है,
ये एक्वस एनवायरनमेंट है, यहां पर वाटर ज्यादा है। इसी तरह एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस में वहां पर भी वाटर की मिकदार ज्यादा है। तो देखिए यह हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है। जो हेड्स है यानी ये ब्लैक कंपोनेंट जो है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर के साथ ये इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। जबकि इनर कंपोनेंट जो है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। तो देखिए हम कहते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में अच्छी तरह डिजोल्व होते हैं और इसी तरह जो है नॉन पोलर में अच्छी तरह डिजोल्व होते हैं। तो देखिए ये इनसाइड द सेल्स हमारे पास क्या है, वाटर है, एक्विस एनवायरनमेंट है। तो ये हेड जो है ये क्या है, ये भी पोलर है। तो यहां पर क्या है, वाटर ज्यादा है। इनसाइड यानी साइटोप्लाज्म में क्या है, वाटर ज्यादा है। तो इनर जो लिपिड लेयर इनर सरफेस को फॉर्म करता है, तो वहां पर लिपिड के जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स है वो भी साइटोप्लाज्म की तरफ है, यानी वाटर के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं ये वाले कंपोनेंट। और इसी लिपिड का ये वाला कंपोनेंट जो कि हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक आउटर सरफेस के लिपिड लेयर जो है इसके हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट की तरफ ओरिएंटेड है, क्योंकि ये भी हाइड्रोफोबिक टेल है और ये भी हाइड्रोफोबिक टेल है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक ये आपस में अच्छी तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये लिपिड बाइलेयर ये इस तरह फॉर्म है कि आउटर जो लेयर है इसका हाइड्रोफिलिक एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस की तरफ है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में भी वाटर की मिकदार ज्यादा है, यानी एक्विस एनवायरनमेंट है। तो वहां पर आउटर सरफेस के फास्फोलिपिड लेयर जो है उनका ये हेड जो है हाइड्रोफिलिक हेड वहां पर अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये वाला एनवायरनमेंट ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। इसी तरह इनर फास्फोलिपिड लेयर जो है वो साइटोप्लाज्म में जो वाटर है वहां पर अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इनके कंपोनेंट्स जो है ये ग्रीन कलर में जो कंपोनेंट्स है ये क्या है, ये हमारे पास है हाइड्रोफोबिक है। तो इस लेयर का भी हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट इस तरफ क्या है, ओरिएंटेड है, और जो आउटर लेयर है उसका भी हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट क्या है, इस तरफ ओरिएंटेड है। तो हम कह सकते हैं कि लेट सपोज अगर ये लेयर है, तो ये अगर ये बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर है, तो आउटर जो लिपिड है उनके हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स डाउनवर्ड है। और इसी तरह जो इनर सरफेस है यहां पर जो हमारे पास लिपिड्स है फास्फोलिपिड्स, तो उनका हाइड्रोफोबिक आउटवर्ड है। तो ये अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ ये हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये इस तरीके में क्या है, इस मैनर में ये अरेंज है। अच्छा अब स्टूडेंट इसी फास्फोलिपिड का ये जो बाई लेयर है ये पूरा लेयर इस तरह है, यहां पर मैंने जूम करके दिखाया है तो इसलिए इस फॉर्म में है, वरना पूरा लेयर जो है इसी तरह है जिस तरह ये वाला नजर आ रहा है। अब इस लिपिड बाई लेयर में प्रोटीन्स जो है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि फुली एम्बेडेड है। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि फुली क्या है, एम्बेडेड है। इस किस्म की प्रोटीन्स को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए अटैच है। यहां पर कुछ प्रोटीन्स यहां पर अटैच है, तो इन प्रोटीन को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। और इनको हम एक और नाम भी देते हैं और वो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब देखिए स्टूडेंट, सारे इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होते, और जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो सब के सब क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये वो प्रोटीन है जो कि आउटर सरफेस से यहां से एक्सपेंडेड है अप टू
इनर सरफेस फुली एम्बेडेड है और इधर भी इसका कंपोनेंट नजर आ रहा है और इस साइड पर इनर साइड पर भी इसका कंपोनेंट मतलब ये जो पार्ट है नजर आ रहा है। तो जो कि आर पार एक्सपेंडेड हो, जो प्रोटीन आर पार एक्सपेंडेड हो वो हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और बाज ऐसे प्रोटीन है जो कि क्या हो पार्शियली एम्बेडेड हो, तो वो भी क्या है, वो भी इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं लेकिन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन हम इस तरह शो कर सकते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इस तरह शो कर सकते हैं, समझे। तो सारे इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो ट्रांस नहीं होते, लेकिन जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं तो वो इंटीग्रल प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास प्रोटीन्स। इंशाल्लाह ये जो प्रोटीन्स है ट्रांस जो इंटीग्रल प्रोटीन है या जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इनका फंक्शन इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो अच्छा स्टूडेंट, अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहां पर लिपिड के साथ अटैच होते हैं, लिपिड के साथ। देखिए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ अटैच्ड हो, कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ अटैच हो तो इस स्ट्रक्चर को अब हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो, लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन है और यहां पर कार्बोहाइड्रेट अटैच है प्रोटीन के साथ, तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ अटैच हो तो ग्लाइकोलिपिड्स, जब प्रोटीन के साथ अटैच हो यानी जो प्रोटीन फुली एम्बेडेड है यानी ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड जो है फुली एम्बेडेड प्रोटीन के साथ जब अटैच हो तो उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, और कहां पर होते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे पास ये जो टेल्स है फास्फोलिपिड्स के, यहां पर जो है इनके टेल्स के दरमियान फास्फोलिपिड्स होते हैं। ये जो टेल्स है इनके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, तो ये है स्टूडेंट हमारे पास फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका है ये केमिकल कंपोजिशन। देखिए केमिकल कंपोजिशन में क्या है, 2 मॉलिक्यूलर लेयर्स है, यानी फास्फोलिपिड का एक लेयर ये है और फास्फोलिपिड का एक लेयर ये है। इसके हाइड्रोफोबिक जो है इसी तरह क्या है ओरिएंटेड है कि एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो कि इसका हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है यानी वाटर लविंग कंपोनेंट, वो या तो इनर जो लेयर है इसका साइटोप्लाज्म की तरफ है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो एक्सटर्नल सरफेस का जो फास्फोलिपिड लेयर है उसका हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एक्वस एनवायरनमेंट है उस तरफ उसका हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है। अच्छा, और इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन फास्फोलिपिड के साथ रिलेशन जो है उसका उसकी बुनियाद पर, यानी प्रोटीन का रिलेशनशिप विद द फास्फोलिपिड, इसी रिलेशनशिप की बुनियाद पर प्रोटीन की 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक है इंट्रिंसिक या जो इंटीग्रल प्रोटीन है। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो इम्बेडेड होते हैं, फिर इम्बेडेड भी 2 टाइप्स के हैं, या तो फुली इम्बेडेड होगा या पार्शियली इम्बेडेड होगा। और इसी तरह एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए अटैच होते हैं। तो ये प्रोटीन जो है, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, अगर सेल मेम्ब्रेन से आप इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव करना चाहे तो आप क्या करोगे, फिर डिटर्जेंट्स के जरिए या सॉल्वेंट्स के जरिए आप क्या करोगे, सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करोगे। अगर इसको रिमूव करना है तो सेल मेम्ब्रेन को क्या करना होगा, डिसरप्ट करना होगा, तो तब ही आप इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं। जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये जस्ट पीएच की चेंज की वजह से भी रिमूव हो सकता है, और इसका अटैचमेंट इन डिटैचमेंट ये हमेशा होता रहता है। तो ये जो है अगर हम इसको रिमूव करना चाहे तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब हम नहीं करते, इजिली जो है ये रिमूव हो सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने की, इसको फाड़ने की जरूरत नहीं होती।
अच्छा स्टूडेंट, अब ये जो कंपोनेंट्स है इनके फंक्शन की तरफ आते हैं कि इनमें से हर एक का फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फास्फोलिपिड का जो लेयर है इसके फंक्शन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि वो चीजों को अलाउ करता है टू एंटर एंड इनको परमिट करते हैं टू गो आउट, यानी मटेरियल का जो मूवमेंट है एंड टू द सेल एंड मटेरियल का मूवमेंट आउट ऑफ द सेल, इसको कंट्रोल कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। तो अब देखिए स्टूडेंट, कौन से सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं टू कम इनटू द सेल और टू गो आउट ऑफ द सेल? देखिए, अगर कोई सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है और उसका साइज जो है उसका साइज अगर लार्ज है, यानी लार्ज साइज मॉलिक्यूल, नंबर वन, लार्ज साइज मॉलिक्यूल स्टूडेंट वो इस सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। लार्ज साइज मॉलिक्यूल वो इस सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखो कि जो मॉलिक्यूल क्या हो, उसका साइज बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, तो आप समझे कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर सेल के अंदर आना चाहे तो उसके लिए एक खास मैकेनिज्म होगा, उसके जरिए जो है वो क्या करेगा? एंटर करेगा इनटू द सेल। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये है कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, चार्ज मॉलिक्यूल हो या पोलर मॉलिक्यूल, यानी जिन जो पोलरिटी शो करता हो, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल या चार्ज मॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर पोलर मॉलिक्यूल या चार्ज मॉलिक्यूल यानी जो आयंस है, आयंस, चार्ज मॉलिक्यूल, और हम कह सकते हैं कि चार्ज स्पीशीज जो है, चार्ज स्पीशीज अगर आना चाहे, यानी आयन जो है, मेनली आयन जो है, चाहे केटाइन है या एनाइन है, तो वो इजीली जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। उनके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है, यानी सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, इसी तरह कैल्शियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, उनके जरिए सेल ये आयन जो है क्या करते हैं? एंटर करते हैं। तो ये चीजें याद रखो कि लार्ज साइज चार्ज मॉलिक्यूल्स यानी पोलर मॉलिक्यूल्स वो क्या नहीं कर सकते? इजीली एंटर नहीं हो सकते इनटू द सेल, उनके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत है। देखिए स्टूडेंट, लेट सपोज हमारे पास यहां वाटर है, H2O। अगर यहां पर हमारे पास वाटर है तो वाटर क्या है? अगरचे इसका साइज क्या है? स्मॉल है, लेकिन वाटर हमारे पास क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये अगर यहां पर एंटर करता है तो ये तो हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करता है। तो अगर वाटर आना चाहे यहां पर इनसाइड आना चाहे तो ये जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट है वाटर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसी तरह अगर वाटर निकलना चाहे तो भी इसको इधर रिपेल करेगा। तो ना वाटर बाहर जा सकता है और ना अंदर आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर के लिए भी एक स्पेशल मैकेनिज्म का होना जरूरी है जिनके जरिए वो एंटर हो सके। अच्छा, तो फास्फोलिपिड जो है उन चीजों को एलाउ करता है जो कि क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर, नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। नॉन पोलर इसलिए एंटर कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो अब नॉन पोलर मटेरियल यहां पर इजीली जो है क्या कर सकता है? यहां पर खुद को डिसोल्व कर सकता है और इसी तरह डिसोल्व होने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और यहां पर आ सकते हैं। तो याद रखो कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस अगर उनका साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ा ना हो तो वो फास्फोलिपिड बाइलेयर इसको इजीली क्रॉस करके अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। अच्छा, तो ये हमारे पास फास्फोलिपिड्स। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में। इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन में डिस्कशन ज्यादा है। इंटीग्रल प्रोटीन, अच्छा सुन, इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये हमारे पास एज अ रिसेप्टर काम कर सकते हैं, एज अ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, एज ए रिसेप्टर्स। लेट सपोज
यहां पर हमारे पास है एक प्रोटीन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है एज अ रिसेप्टर अपना रोल प्ले करता है। तो यहां पर आएगा लेट्स सपोज कोई भी सबस्ट्रेट यानी हार्मोन आ सकता है। लेट्स सपोज यहां पर इंसुलिन आ गया, इंसुलिन। तो अब इंसुलिन जो है सेल में एंटर नहीं हो सकता, बल्कि इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन खुद को यहां पर बेंड करेगा, इंसुलिन यहां पर खुद को बेंड करेगा। और यहां पर जब इंसुलिन बेंड हो जाता है तो इस कंपोनेंट में, तो इस प्रोटीन में क्या आता है, तो इंसुलिन जब यहां पर खुद को बेंड करता है तो इस बेंडिंग की वजह से इस प्रोटीन के शेप में चेंज आ जाती है, चेंज। तो ये प्रोटीन की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये इस रिसेप्टर जब काम करता है तो यहां पर असल में ये पूरा मैकेनिज्म 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। कि सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्शन होता है, यानी रिसेप्शन, यहां पर जो रिसेप्टर है इस इंसुलिन को या जो भी लिगेंड है, लिगेंड कैसे कहते हैं देखें, यहां पर जो भी रिसेप्टर हो और उसके लिए जो हार्मोन आता है, लेट्स सपोज अगर ये इंसुलिन रिसेप्टर है तो इसके लिए ये इंसुलिन क्या है, ये लिगेंड है। अगर ये रिसेप्टर, ये प्रोटीन रिसेप्टर जो है, अगर ये एपिनेफ्रिन के लिए है तो फिर इसके लिए जो है एपिनेफ्रिन लिगेंड है। अगर नॉर एपिनेफ्रिन के लिए है तो फिर ये नॉर एपिनेफ्रिन यहां पर क्या होगा, लिगेंड होगा। इसी तरह जिस हार्मोन के लिए यहां पर प्रोटीन हो तो वो हार्मोन क्या है, लिगेंड है। अच्छा, तो इंसुलिन क्या करेगा, अच्छा तो सबसे पहले हमारे पास रिसेप्शन होता है, फिर इसके बाद ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, यानी इंसुलिन आ गया। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा, जिससे आपको कोई मैसेज आ जाए और उस मैसेज को आप पढ़ते हैं, इसको मतलब आपके माइंड में या आपके जहन में वो उसका जो मकसद होता है वो ट्रांसलेट हो जाता है। तो इसी ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन का जो मैकेनिज्म है इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के बाद इनसाइड द सेल्स क्या होता है, इनसाइड द सेल्स रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास प्रोटीन का इज अ रिसेप्टर काम है कि प्रोटीन इज अ रिसेप्टर रोल प्ले करता है। अच्छा, इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो हमारे पास चैनल को फॉर्म करते हैं, चैनल्स। किस तरह, लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक प्रोटीन है, चैनल्स को फॉर्म करते हैं। ये चैनल भी क्या है, प्रोटीन मीडिएटेड है। प्रोटीन मीडिएटेड का मतलब यह है कि यह प्रोटीन से बने हैं और यहां पर इसका अपना फंक्शन है। अच्छा, अब ये चैनल जो है ये किस चीज के लिए है, हम कह सकते हैं कि यहां पर प्रोटीन जो है, इंटीग्रल प्रोटीन एज अ चैनल प्रोटीन काम करता है। चैनल्स प्रोटीन, समझाता हूं चैनल प्रोटीन्स किस चीज के लिए होते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन जो चैनल फॉर्म करते हैं, तो ये चैनल भी जो है प्रॉपर होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये चैनल जो है हमारे पास सोडियम आयन के लिए है। किसके लिए, सोडियम आयन। अब कैल्शियम आयन जो है ये भी आयन है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन चूंकि मेम्ब्रेन के बारे में हम कहते हैं कि ये सिलेक्टिव परमिएबल है, तो अब इस चैनल, ये चैनल क्या करेगा, सोडियम को सेलेक्ट करेगा, कैल्शियम को सेलेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम चैनल्स है, यानी इन चैनल्स के जरिए क्या होता है, सोडियम का इनफ्लक्स होता है। तो इस चैनल का मतलब यह है कि इस चैनल काम कर सकता है फॉर द सोडियम, यानी फॉर सोडियम आयंस, इसी तरह कैल्शियम आयंस एंड पोटाशियम आयंस, इनके लिए काम कर सकता है। अब इनमें से हर एक के लिए अपना चैनल होता है। इस तरह नहीं है कि इसी चैनल के जरिए कैल्शियम भी आएगा और सोडियम भी आएगा, नहीं, सोडियम के लिए अपना चैनल, कैल्शियम के लिए अपना और पोटाशियम के लिए अपना। और इसी तरह भी होते हैं कि कुछ पंप्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जो कि क्या करता है, कैल्शियम को मूव करता है या कैल्शियम को पुश करता है आउटवर्ड एंड सोडियम को पुश करता है इनसाइड और इनटू द सेल्स। इसी तरह सोडियम पोटाशियम पंप भी होते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप जो है पोटाशियम को क्या करते हैं,
सेल के अंदर पुश करते हैं और सोडियम को आउट ऑफ द सेल क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो ये हमारे पास है प्रोटीन का फंक्शन इज अ चैनल। प्रोटीन चैनल किसके लिए होते हैं, सोडियम के लिए, कैल्शियम और पोटाशियम के लिए। तो ये एज अ चैनल फंक्शन है। अब ये चैनल क्या है, ये चैनल भी प्रोटीन मीडिएटेड है, मतलब प्रोटीन से बने हैं। इसी तरह स्टूडेंट प्रोटीन जो है इंटीग्रल प्रोटीन, ये हमारे पास एंजाइमेटिक रोल भी प्ले कर सकता है, इज एंजाइमेटिक रोल प्ले कर सकता है। यानी सेल मेम्ब्रेन पर जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं या जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं वो भी इंटीग्रल होते हैं। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, इज अ एंजाइमेटिक रोल प्ले करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है उनका एक मेन फंक्शन ये भी है कि वो मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द सेल, और उनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो हमारे पास रोल प्ले कर सकता है एज अ कैरियर, और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। अब देखिए स्टूडेंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कैसे अपना रोल प्ले करता है। लेट सपोज यहां पर हमारे पास है एक प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करता है, यहां पर मॉलिक्यूल आता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो जो कि अंदर आना चाहता है और सेल की जरूरत हो, तो वो यहां पर खुद को क्या करेगा, वो यहां पर खुद को बेंड करेगा। अब ये प्रोटीन, इस प्रोटीन के साथ जब ये मॉलिक्यूल बेंड हो जाए तो ये प्रोटीन क्या करता है, अपने शेप को चेंज कर देता है, जब ये अपने शेप को चेंज कर देता है तो इस जो मॉलिक्यूल इसके साथ बेंड है तो शेप के चेंज की वजह से इसको थ्रो करता है इनटू द साइटोप्लाज्म। अच्छा, तो ये भी जो है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन का एक मेन फंक्शन है। इसी तरह स्टूडेंट वाटर के बारे में अगर हम कह दें, चूंकि वाटर जो है ये एक मेन कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो है मेन कंपोनेंट एंड मेजर कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वाटर का है। इसी तरह जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहां पर भी वाटर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो वाटर के लिए जो प्रोटीन है, लेट सपोज ये प्रोटीन है हमारे पास वाटर के लिए, ये प्रोटीन क्या करते हैं, चूंकि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, अगरचे स्मॉल है लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा कि एक खास किस्म के टनल के जरिए वो क्या करेगा, एंटर करेगा इनटू द सेल। देखिए स्टूडेंट ये भी क्या है, प्रोटीन मीडिएटेड मैकेनिज्म है, देखिए ये भी प्रोटीन मीडिएटेड मैकेनिज्म है, ये भी प्रोटीन मीडिएटेड है, और ये भी प्रोटीन मीडिएटेड, और ये भी प्रोटीन मीडिएटेड है। देखिए प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है खुद को एक इस मैनर में अरेंज करते हैं कि वो एक टनल बना देते हैं, और वो टनल जो है हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है। ये टनल क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो अब अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो वाटर भी पोलर है, वो भी हाइड्रोफिलिक है, तो वो इजीली यहां पर जो है डिसॉल्व हो सकते हैं और इसी तरह इनसाइड द सेल्स और साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं। तो वाटर जो है H2O, वाटर क्या करते हैं, इस टनल के जरिए मूवमेंट करके यहां पर एंटर होते हैं। अब इस टनल को हम कहते हैं एक्वापोरिन, ये याद रखो, एक्वापोरिन, यानी एक्वापोरिन, पोर मीन सुराख, और इस सुराख के जरिए या इस होल के जरिए, टनल के जरिए वाटर मूवमेंट करता है इनटू द सेल, सो इसको हम कहते हैं एक्वापोरिन। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो हमारे पास लिपिड बाइलेयर के आउटर सरफेस पर मौजूद होते हैं या इनर सरफेस पर मौजूद होते हैं। यानी पेरिफेरल प्रोटीन जो है यहां पर भी हो सकते हैं और इसी तरह आउटर सरफेस पर भी हो सकते हैं। यहां पर
लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये लूजली अटैच्ड होते हैं विद द सेल मेम्ब्रेन। ये पेरिफेरल प्रोटीन क्या करते हैं, देखिए ये जो इनसाइड पेरिफेरल प्रोटीन है ये अटैच्ड होते हैं किसके साथ, साइटोस्केलेटन के साथ। और साइटोस्केलेटन जो है ये सेल को क्या देते हैं, एक खास शेप देते हैं। तो साइटोस्केलेटन, लेट सपोज ये हमारे पास साइटोस्केलेटन है, यहां पर क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। इसी तरह यहां पर भी पेरिफेरल प्रोटीन है। तो साइटोस्केलेटन के साथ ये अटैच्ड होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और पेरिफेरल प्रोटीन अटैच होते हैं विद द मेम्ब्रेन। सो साइटोस्केलेटन को अटैच करते हैं विद द सेल मेम्ब्रेन। सो हम कह सकते हैं कि पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये सेल के शेप में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में कि इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं, जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए तो स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो है ये हमारे पास क्या फॉर्म करता है, सरफेस पर यानी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कोट फॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव कोट, जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो अब ये प्रोटेक्टिव कोट को जो है हम कहते हैं, यानी ये जो कोट है इस कोट को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये हमारे पास क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये सेल के लिए एक साइन की तरह या जो है एक आईडी कार्ड की तरह काम करता है। यानी अगर इस सेल पर अपने ग्लाइकोलिपिड्स नहीं है तो इम्यून सिस्टम जो है इसको क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि इसके ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होंगे। तो जो बैक्टीरिया आता है या जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं यानी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उनका ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए उनके ऊपर इम्यून सिस्टम क्या करता है, अटैक करता है। तो सेल के लिए ये जो है इज अ आईडी कार्ड काम करता है, यानी सेल की पहचान बताता है इम्यून सिस्टम को कि बॉडी का ये अपना सेल है। तो ये रिकॉग्निशन में काम करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स पर। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, यानी हम कह सकते हैं कि जो एंटीजन है, एंटीजन्स ABO, ये एंटीजन हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। अच्छा, दूसरा जो फंक्शन है इसका वो है रिकॉग्निशन, नंबर 1। नंबर 2 इसका फंक्शन है रिकॉग्निशन। इसी तरह थर्ड फंक्शन है, ये हमारे पास रिसेप्टर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। रिसेप्टर्स यानी सिग्नल को क्या करते हैं, सिग्नल को कैप्चर करते हैं। अच्छा, इसका एक और फंक्शन ये है कि वो क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, टिश्यू के अंदर जो सेल्स अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडहेशंस of the cells to tissues। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट्स है उनका ये है एक मुख्तसर सा फंक्शनल रोल। अच्छा, अब हम उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि लेक्चर के स्टार्ट में हमने बोर्ड पर लिख दिए थे। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास क्या है, डायनेमिक है, सेलेक्टिव परमिएबल है, और इसी तरह फ्लूइड मोज़ेक हम इसको क्यों कहते हैं, इन टर्म्स को अब डिस्कस करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देखो इस सेल मेम्ब्रेन को हम फ्लूइड मोज़ेक से क्यों ताबीर करते हैं, यानी फ्लूइड मोज़ेक का लफ्ज इसके लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखें, एक तो यह है स्टूडेंट कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास फ्लूइडिटी शो करता है। क्या शो करता है? फ्लूइडिटी शो करता है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिटरली मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है। और ये जो है फ्लूइडिटी, मतलब यह है कि ये एक फ्लूइड है, फ्लूइडिटी शो करता है। देखिए, फ्लूइडिटी का फंक्शन क्या है। अगर सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास एक रिजिड स्ट्रक्चर होता, एक सख्त स्ट्रक्चर होता, मतलब डिफॉर्म ना होता, तो फिर ये सेल जो है ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का फिनोमेना शो नहीं कर सकता था। क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो है, लेट सपोज अगर यहां पर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, बैक्टीरिया वगैरह, अगर यहां पर कोई बैक्टीरिया आता है तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन इसको सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि इसको अपने लपेट में ले लेता है, और ये पॉइंट जो है ये मिल जाते हैं। इसी तरह ये वेसिकल जो है ये वेसिकल के फॉर्म में एंटर हो जाता है, और इस बैक्टीरिया को यहां पर क्या किया जाता है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है यहां पर। तो अगर ये रिजिड स्ट्रक्चर होता, सेल मेम्ब्रेन अगर रिजिड सख्त स्ट्रक्चर होता, तो वो ये एंडोसाइटोसिस का फिनोमेना शो नहीं कर पा सकता। इसी तरह ये एक्सोसाइटोसिस, यानी यहां पर जो वेस्ट आते हैं वेसिकल के फॉर्म में, जो वेस्ट आते हैं, तो ये अगर ये रिच स्ट्रक्चर होता तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता था, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो चूंकि फ्लूइडिटी शो करता है, आसानी से ये जो है इसको अपने लपेट में ले सकता है। इसी तरह वेसिकल के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ये वेस्ट जो है ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक फ्लूइडिटी शो करता है, आसानी से जो है ये बेंड हो सकता है। तो ये हमारे पास फ्लूइडिटी का फंक्शन है, फ्लूइडिटी का एक किस्म का फंक्शन है कि अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो न करता तो फिर ये प्रोसेस अच्छे तरीके से ना होती, क्योंकि वो रिज स्ट्रक्चर का है। अच्छा, दूसरा फंक्शन ये है कि अगर ये रिज स्ट्रक्चर होता तो ये अगर एंडोसाइटोसिस करता भी तो फिर ये आसानी से सील ना हो जाता था, ये आसानी से सील ना हो जाता था। इसकी मिसाल ऐसी है, यानी फ्लूइडिटी की, कि अगर आप वाटर ले ले गिलास में, इसके ऊपर जो है आप कुछ ऑयल के ड्रॉप्स डालें, तो वो ड्रॉप क्या करेगा कि वाटर के सरफेस पर एक फिल्म यानी एक थिन लेयर को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब अगर आप इस लेयर को जुदा करना चाहते हैं तो आप इसको जुदा करें तो फिर जो है खुद ब खुद रीसेल हो जाता है। तो इसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन भी है कि अगर यहां पर इसको आप तोड़ भी दें तो ये फिर आसानी से रीसेल हो सकते हैं ड्यूरिंग द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास सेल के अंदर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का क्या मतलब है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब यह है कि यहां पर जो है लिपिड्स बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, लिपिड्स, वो आसानी से जो है ये फास्फोलिपिड जो है इस मेम्ब्रेन में एड हो सकते हैं, यानी इंसर्ट हो सकते हैं। और इंसर्शन की जरूरत है, यहां पर लिपिड्स के एडहेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये सेल के अंदर कंपोनेंट्स जो है यानी डीएनए या जो ऑर्गेनील्स है वो बढ़ते हैं तादाद के लिहाज से, यानी सेल ग्रो करता है। अब अगर सेल ग्रो करता है और ये रिज स्ट्रक्चर है तो अंदर के कंपोनेंट जो है वो फिर किससे ग्रोथ करेगा, अगर ये रिज बॉडी है। तो यहां पर अगर इनसाइड द सेल ऑर्गेनील्स बढ़ते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन भी क्या हो जाता है, उसके साथ बढ़ता जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ फास्फोलिपिड्स। तो मेम्ब्रेन भी बढ़ता है, इनसाइड द ऑर्गेनील्स जो है वहां पर ऑर्गेनील्स भी रिप्लिकेट हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं, उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। तो ये अगर रिज स्ट्रक्चर होता तो फिर इनसाइड द सेल ऑर्गेनील्स की तादाद और वहां पर जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से ना होता। तो ये है फ्लूइडिटी का फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट, अब फ्लूइडिटी किस वजह से आती है, फ्लूइडिटी किस वजह से, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जो कि फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा, और कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है। देखिए, फास्फोलिपिड की जो टेल्स है, अगर इन टेल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद ज्यादा है यहां पर, तो देखिए
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर यहां पर ज्यादा है तो फ्लूइडिटी क्या होगी, फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। तो ये दो चीजें जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। अच्छा, अब वो कौन से फैक्टर हैं जो कि फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है। एक है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, यानी अब फ्लूइडिटी को डिक्रीज करने वाले फैक्टर्स जो है हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल। अगर फॉस्फोलिपिड के टेल्स में कोलेस्ट्रॉल की तादाद ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से अब ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये जो टेल्स है ये आसानी से डेंगलिंग नहीं कर सकते, मतलब हिलते नहीं आसानी से। तो इस वजह से इसकी फ्लूइडिटी पर क्या असर होगा कि इसकी फ्लूइडिटी डिक्रीज होगा ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। एक रीजन तो ये है फ्लूइडिटी के डिक्रीज करने के लिए। दूसरी रीजन जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर इस टेल्स में, ये जो टेल्स है फास्फोलिपिड के, अगर यहां पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है तो फिर ये क्या होंगे, डेंस होंगे, हाईली पैक्ड होंगे। तो फ्लूइडिटी पर इनका क्या असर है कि फ्लूइडिटी इनकी वजह से भी डिक्रीज होगा। इसी तरह टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर में यह है कि अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो फास्फोलिपिड्स जो है ये हाईली पैक्ड हो जाते हैं, हाईली पैक्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से फ्लूइडिटी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर में डिक्रीज आती है, अगर डिक्रीज आती है तो फ्लूइडिटी में डिक्रीज आती है। इसी तरह अगर टेम्परेचर में इंक्रीज आती है तो फ्लूइडिटी में इंक्रीज आती है। अब यहां पर कोलेस्ट्रॉल का एक अहम रोल है, और वो ये है कि जब टेम्परेचर की वजह से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल इस फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देता है। और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और यहाँ के जो फॉस्फोलिपिड्स है ये अगर हाईली पैक्ड हो जाते हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल इसको हाईली पैक्ड होने से बचाता है। मतलब यह है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर देता है तो फिर उस दौरान कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन ये होता है कि ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। और अगर हाईली टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर फ्लूइडिटी, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वहां पर ज्यादा फ्लूइडिटी से सेल मेम्ब्रेन को बचाता है और फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देता है। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास क्या है, एसिमेट्री शो करता है। एसिमेट्री, एसिमेट्री का क्या मतलब है, मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास एसिमेट्री शो करता है। एसिमेट्री, एसिमेट्री का क्या मतलब है, देखिए फास्फोलिपिड्स के जो टू लेयर्स हैं, क्या ये दोनों लेयर्स यानी आउटर लेयर और इनर लेयर, क्या ये दोनों लेयर सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो फिर हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, अगर डिफरेंट है तो हम कहते हैं कि एसिमेट्रिकल है। तो सेल मेम्ब्रेन के अब ये टू लेयर्स जो है ये सेम है या सेम नहीं है। देखिए स्टूडेंट, फास्फोलिपिड का ये दो लेयर्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एसिमेट्री शो कर देता है। और देखिए किस तरह, आउटर जो फास्फोलिपिड्स है यानी ये फास्फोलिपिड लेयर, इसमें जो है हमारे पास फास्फेटिडाइल कोलिन होते हैं। यहां पर जो फास्फोलिपिड्स है वो हमारे पास है फास्फोटिडाइल कोलिन, फास्फोटिडाइल कोलिन होते हैं। इनर जो फास्फोलिपिड लेयर है इस लेयर में क्या होते हैं, इस लेयर में हमारे पास
न्यूक्लियोटाइड सीरीन होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, आउटर सरफेस पर हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। आउटर सरफेस पर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जबकि इनर सरफेस पर हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स आउटर सरफेस इनर सरफेस पर नहीं होते। तो ये भी एक डिफरेंस है, आउटर सरफेस पर ग्लाइकोलिपिड्स, इनर सरफेस पर ग्लाइकोलिपिड्स नहीं है। तो लिहाजा ये क्या है, ये टू लेयर जो है ये आइडेंटिकल या सेम नहीं है, बल्कि एसिमेट्रिकल फॉर्म शो करता है। तो इसी तरह एक और डिफरेंस ये भी है कि आउटर सरफेस पर हमारे पास क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स मौजूद है। यहां पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इनर सरफेस पर रिसेप्टर जो है ये नहीं होते। तो आउटर सरफेस रिसेप्शन का काम कर सकता है, इनर सरफेस रिसेप्शन का काम नहीं कर सकता, इसलिए ये भी एक डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये टू लेयर्स जो है ये हमारे पास आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि एसिमेट्री है, शो करता है या एसिमेट्रिकल है। अच्छा, अब मोज़ेक का लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोज़ेक इसको हम क्यों कहते हैं? ये जो मोज़ेक का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, तो मोज़ेक जो है, लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास एक पीस है और यहां पर हमारे पास डिफरेंट, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पीस है, ये स्ट्रक्चर, ये आपको मोज़ेक नजर आ रहा है क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स है इसके अंदर। तो मोज़ेक हम कहते हैं एक ऐसी स्ट्रक्चर को जो कि मतलब डिफरेंट नजर आ रहा हो, दागदार नजर आ रहा हो, तो उसको हम मोज़ेक कहते हैं। तो अगर सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखें तो उसके ऊपर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह ये नजर आते हैं, तो डिफरेंट नजर आ रहा है, इसलिए इसको हम मोज़ेक कहते हैं। अच्छा, सेलेक्टिव परमेबिलिटी स्टूडेंट इसको कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर जितनी भी चीजें हैं, यानी सबसे पहले फास्फोलिपिड देखें तो फास्फोलिपिड आउटर एनवायरनमेंट से क्या करता है, उन चीजों को सेलेक्ट करता है, यानी नॉन पोलर चीजों को सेलेक्ट करता है और इनको क्या करते हैं, इनसाइड डिफ्यूज हो सकते हैं नॉन पोलर चीजें यहां पर। इसी तरह जो चैनल्स होते हैं वो भी सेलेक्टिव होते हैं, मतलब अगर कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल के जरिए सोडियम एंटर नहीं हो सकते, सोडियम चैनल के जरिए कैल्शियम चैनल्स एंटर नहीं हो सकते, तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। यहां तक काफी है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।